हेलो एवरीवन, मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन बाबा 360 पर। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास ख़त्म करने के बाद हमने बायोलॉजी को शुरू किया था और बायोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर हम एक कक्षा कर चुके थे। आज हमारी दूसरी कक्षा होगी। लगभग 3 कक्षाएं लगेंगी इस पहले चैप्टर के ऊपर, यानी आज के बाद एक कक्षा और होगी और नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल डेफिनेटली हर एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट के अंदर दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था पिछली कक्षा के अंदर। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के अंदर हमें पढ़ना क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो 3 भागों के अंदर बटा होता है। एक सेंट्रल यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, और थर्ड वन आपको दिख रहा है ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये 3 भागों में हमने बांटा था और फर्दर इनके दो भाग थे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके 2 भाग थे, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था उसमें मैंने 2 भाग बताए थे, 2 प्रकार की तंत्रिकाएं बताई थी, एक सेंसरी एक मोटर। और थर्ड वन जो ऑटोनोमस था उसके अंदर भी मैंने आपको 2 भाग बताए थे। ठीक है। इस प्रकार से ही हमने क्लासिफिकेशन किया था। आगे भी आपको दिख रहा है कि ब्रेन के अंदर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा, ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन था ना, इसके अंदर जितने भी भाग मैंने आपको बताए थे इन सब को एक एक करके आज डिटेल में हम पढ़ेंगे। यानी इन सब भागों से एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये तो जस्ट क्लासिफिकेशन था, अब इन्हीं को एक एक करके हम अध्ययन करेंगे आज की कक्षा में। सबसे पहले आज की कक्षा के अंदर जो हम टॉपिक उठाएंगे वो हमारा रहेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को आज हम अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि आपको दिख रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है उसके 2 भाग होते हैं। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक तो ब्रेन यानी मस्तिष्क और एक स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों भागों को मिलाकर के क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इन दोनों पार्ट का आज अध्ययन किया जाएगा। सबसे फर्स्ट वन जो हमारा पार्ट है उसको आइए शुरू करते हैं, जिसको हम बोलें तो ब्रेन या मस्तिष्क जिसको कहा जाएगा, ब्रेन या मस्तिष्क जिसको हम कहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेन यानी मस्तिष्क जो है ये, देखिए इसके बारे में एक बेसिक्स एक बार ओवरव्यू देता हूँ। जो क्लासिफिकेशन हमने किया था कि ब्रेन के अंदर मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, उसके बाद सेरेब्रम, सेरेबिलम, ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स मैंने बताए थे वो सब बाद में अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं ब्रेन के बारे में। चलिए, अगर बात की जाए ब्रेन के वेट की, अगर बात करें ब्रेन जो है इसके वजन की, तो ब्रेन जो होता है ना, ये हमारा टोटल जो कुल वजन होता है, हमारे शरीर का जो टोटल वजन होता है उसका कितने % होता है, 2% होता है। ठीक है, यानी टोटल वजन का 2% होता है कौन, हमारा ब्रेन। चलिए, अब अगली चीज जो आपसे पूछ सकता है वो आपसे पूछेंगे वॉल्यूम, यानी आयतन कितना होता है लगभग हमारे ब्रेन का। ठीक है, आयतन यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। याद रखें 1650 मिलीलीटर, 1650 मिलीलीटर क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए वॉल्यूम हो गया। अब बात आती है, ये तो मैंने बता दिया कि 2% होता है वेट का, लेकिन एक्चुअल में वेट होगा कितना अगर आपसे पूछ ले, तो ये तो परसेंट बता दिया, हमारी बॉडी के टोटल वेट का 2% होता है। लेकिन अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया कि वेट होता कितना है, अब वो भी तो आपसे 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। वेट होता है, अगर हमसे पूछे एवरेज औसतन वेट, ठीक है, अगर हमसे पूछे एवरेज औसतन वेट तो हम बताते हैं 1400 ग्राम। अगर स्पेशली आपसे पूछे मेल यानी पुरुषों के अंदर, नर के अंदर, वहाँ पे कितना होता है, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1450 ग्राम तक। अगर हमसे पूछे फीमेल्स के अंदर तो हो सकता है 1250 से 1350 ग्राम तक हो सकता है। और एवरेज पूछे तो ये आप बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे चाइल्ड, बच्चों के अंदर लगभग कितने ग्राम का होता है, तो वहाँ पे होता है लगभग 300 ग्राम। ठीक है, तो चाइल्ड यानी बच्चों के अंदर होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स। ये चीज़ आप याद रखें। इसके अलावा अब आपको याद क्या रखना है, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, जैसे कि मान लो किसी भी व्यक्ति की डेथ हो गई, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो गई,
तो मृत्यु होने के बाद में हमारा मस्तिष्क कितने टाइम तक जीवित रहता है, सो वो आपको बताना है 7 मिनट। मृत्यु होने के बाद 7 मिनट तक हमारा मस्तिष्क क्या रहता है, जीवित रहता है, उसके बाद मस्तिष्क भी मर जाता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछेगा कि मस्तिष्क जो है इसकी डेथ जो है वो क्या कहलाती है, इसकी डेथ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ, यानी जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु कहा जाता है, यानी ब्रेन जो है अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेथ या जैविक मृत्यु। इसके अलावा जो आपको याद रखना है कि हमारे पूरे जीवन काल में हम कितने % ब्रेन का यूज कर पाते हैं, वो भी आप याद रखें। तो अप्रोक्सीमेटली 4%, 4% जो हमारा ब्रेन है, हम अपने पूरे जीवन काल के अंदर 4% ब्रेन यानी मस्तिष्क का उपयोग कर पाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेन के बारे में ही जो आपको याद रखनी है और जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा है, वो है, देखिए हमारा ब्रेन भी ऑक्सीजन तो यूज करेगा और दूसरी चीज़ ब्लड यूज करेगा। तो हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन आती है या हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसका कितना % ब्रेन यूज करता है, तो देखिए टोटल ऑक्सीजन का 20% ब्रेन यूज करता है और हमारी बॉडी के अंदर टोटल ब्लड जो है उसका 15% ब्रेन यूज करता है। तो टोटल ब्लड का 15% कौन यूज करता है, ब्रेन, और टोटल ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसका 20% कौन यूज करता है, ब्रेन यूज करता है। तो ये चीज़ भी आप क्लियरली याद रखिएगा ब्रेन के बारे में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम ब्रेन जो है हमारा चैप्टर उसको अच्छे से अध्ययन करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब ब्रेन के थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार। इसके बाद देखिए अब जो ब्रेन हमारा मस्तिष्क है इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन हल्की फुल्की बता देता हूँ, आपके एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए कुछ इस प्रकार से अगर होगा तो इसके चारों तरफ है ना, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए ये 3 लेयर होती हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के 3 लेयर होती हैं। सबसे फर्स्ट वाली जो होती है इसको कहा जाता है पायामीटर, इसको कहा जाता है पायामीटर। बीच वाली जो है इसको कहा जाता है अरिक्नोइड एंड थर्ड वाली जो है सबसे दूर जो होती है इसको कहा जाता है डोरामीटर। ये 3 लेयर होती हैं जो मस्तिष्क की प्रोटेक्शन करती हैं। इसके बाद इन सब के ऊपर होता है जो हमारी अस्थियों से बना होता है जिसको कहा जाता है क्रेनियम या कपाल जिसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है सेरेब्रो स्पाइनल, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, सेरेब्रो स्पाइनल लिक्विड। ये क्या करता है, बाहर से अगर कोई आघात कोई चोट लगती है तो ये फ्लूइड क्या करता है, रक्षा करता है हमारी ब्रेन की। ये 3 जो लेयर मैंने आपको बताई जो हमारे मस्तिष्क के इर्द गिर्द होती हैं, इन तीनों को कहा जाता है मेनिंजिस कहा जाता है, ठीक है, मेनिंजिस कहा जाता है इनको, मेनिंजिस इनको कहा जाता है। एक बीमारी का नाम भी आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजिस के अंदर प्रॉब्लम होती तभी होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं मैं, कमेंट करके बताना कि हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसको न्यूट्रिशन यानी पोषक पदार्थ जो दिए जाते हैं या हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जो की जाती है वो कौन सी लेयर करती है, इन तीनों में से कौन सी लेयर करती है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, वो आपको बताना, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है इसकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थी, वो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगा। अभी जो क्लासिफिकेशन जो मेन हमारी चीज़ है ब्रेन का, उसको हम पढ़ेंगे एक एक पार्ट को, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। ब्रेन जो हमारा था, मैंने कहा था 3 भागों में हमारा बटा होता है, एक फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, एक मिड ब्रेन और एक थर्ड वन जो हमारा है वो हमारा हाइंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। तो जब सबसे वाला फोर ब्रेन जो होता है ना, अग्र मस्तिष्क, अभी उसका हम अध्ययन करेंगे। और अग्र मस्तिष्क का पहला भाग कौन सा था, वो हमारा था सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है ना, जिसको हम बोलते हैं पर मस्तिष्क भी कहा जाता है, जिसको
पर मस्तिष्क भी जिसको कहा जाता है सेरेब्रम को। सो इसी का हमें अध्ययन करना है आज की कक्षा में सबसे पहले। और भी भागों का अध्ययन करेंगे। तो अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला भाग है हमारा परमस्तिष्क। अब परमस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि परमस्तिष्क जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे कॉम्प्लेक्स भाग होता है। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग, सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम ही होता है। और सेरेब्रम के बारे में देखिए, दो प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सेरेब्रम हमारे बॉडी के अंदर होता किस प्रकार से है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे, देखिए ये मस्तिष्क पूरा ब्रेन है हमारा। ठीक है, अब इस ब्रेन के अंदर अगर कोई ऊपर कैमरा लगा दे और यहाँ से ऐसे देखे, इस ऊपर वाली लेयर को हटा दिया जाए और ऐसे देखे कोई कैमरे से, तो उसको कैसा व्यू देखने को मिलेगा? सो उसको दिखेगा कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी कि दो हेमिस्फीयर के अंदर बटा हुआ है ऐसे। एक हेमिस्फीयर यहाँ पे इधर और एक हेमिस्फीयर, दोनों दो हेमिस्फीयर इस प्रकार से बटे होते हैं। तो हमारा जो सेरेब्रम है ना, यही भाग होता है। सेरेब्रम देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है। लगभग आप मान के चलो कि इस प्रकार से, ये आपका है माथे वाला भाग, जो आपका ये ना फ्रंट में फोरहेड, ये माथे वाला भाग को मान ले तो यहाँ से लेकर के इस प्रकार से यहाँ तक, ये लगभग होता है आपका सेरेब्रम। यानी माथे वाले भाग से यहाँ तक, जहाँ चोटी होती है ना, लगभग यहाँ तक हमारा भाग जो कंप्लीट सारा का सारा, ये सारा हमारा होता है सेरेब्रम। ठीक है, तो ये है आगे से व्यू, ऐसे व्यू लेना। ऊपर से व्यू लेंगे तो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर में बटा होता है ये। और दोनों हेमिस्फीयर क्या करते हैं? देखिए, एक तो राइट हेमिस्फीयर हो गया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। दो हेमिस्फीयर हमारे पास हो गए। और दोनों हेमिस्फीयर करेंगे क्या? ये जो आपका राइट वाला हेमिस्फीयर है, ये हमारे बॉडी के जो लेफ्ट पार्ट जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो लेफ्ट पार्ट, जो लेफ्ट वाला हिस्सा जो है सेरेब्रम का, ये हमारी बॉडी का जो राइट हिस्सा जो होता है, राइट पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, तो इसको अगर बीच से दो भागों में करें तो एक राइट साइड हो गई, एक लेफ्ट साइड हो गई। सो ये सेरेब्रम जो दो हिस्से हैं, इनमें से ये जो राइट वाला जो सेरेब्रम का भाग है, ये हमारी बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। और जो ये वाला हमारा भाग है, ये इस साइड वाले को इस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। अब ये मेरा दाएं वाला है, मेरे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा ना। यानी कि मेरा अगर दाएं वाला ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा, और बाएं वाला ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो मैं राइट हैंड से लिखूंगा। तभी तो कहते हैं कंट्रोल ऐसे करते हैं। अब जिसका लेफ्ट पार्ट वाला सेरेब्रम, जो राइट साइड वाला सेरेब्रम जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं? उस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक कार्य जो होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें होती हैं। या फिर 3D इमेजिनेशन पावर, ये भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जिस बच्चे का लेफ्ट साइड वाला सेरेब्रम ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ये वाला हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिवेट होगा, उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ मिलेंगी? एक तो थिंकिंग वाली क्वालिटी, थिंकिंग। दूसरा उसका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर आप बोल सकते हो कैलकुलेशंस जो होंगी ना उसकी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो थिंकिंग, मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें उसकी क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग होंगी। जिसका कौन सा वाला सेरेब्रम एक्टिवेट होगा? बता सकते हैं आप? लेफ्ट वाला। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि सेरेब्रम का अगर आगे से ऐसे व्यू लिया जाए तो लगभग यहाँ से शुरू होकर और यहाँ तक होता है। और ये जो हमारा सेरेब्रम होता है, ये 4 भागों में बटा होता है। इस प्रकार से एक भाग होता है यहाँ पे, इस प्रकार से हमारा सेरेब्रम इतना बड़ा होता है और ये 4 भागों में बटा होता है। इनको कहा जाता है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। एक को कहते हैं फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब कहा जाता है इसको, यानी अग्र ललाट पाली कहा जाता है इसको, अग्र ललाट पाली। इसको कहा जाता है पेराइटल लोब, पेराइटल लोब, यानी भित्तीय पाली इसको कहा जाता है, भित्तीय पाली इसको कहेंगे हम। इसके बाद में ये होता है हमारे पास में ओसिपिटल लोब, ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब को कहा जाता है अनुकपाल पाली, अनुकपाल पाली। और ये होता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब।
और इसको कहा जाता है शंखपाली। शंखपाली इसको कहा जाता है। तो कुल मिला के हमारा सेरेब्रम जो है ये 4 भागों में बटा होता है और हर पार्ट के जो कार्य हैं वो निश्चित होते हैं, डिसाइड होते हैं कि कौन से पार्ट का कार्य क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं दोबारा से। ये 4 पार्ट मैंने आपको बताए, इन चारों पार्टों के मैंने कहा कि इनके कार्य होते हैं फिक्स। तो कार्य एक बार देख लेते हैं कौन से पार्ट का क्या कार्य है। जो अग्र पाली होती है फ्रंटल लोब, इसका क्या होता है कार्य? इसका कार्य होता है थिंकिंग यानी सोचना। इसके अलावा कैलकुलेशन वो भी इसी का कार्य होता है। मेमोरी जो भी श्रवण क्षमता, याद करने की क्षमता होती है वो भी इसी के अंडर में होती है। और इसके अलावा जो क्रिएटिविटी आप बोल सकते हो, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता जो हमारी शरीर की होती है वो भी इसी के कंट्रोल में आती है। यानी फ्रंटल लोब ही उसको कंट्रोल करता है, क्रिएटिविटी को भी। क्रिएटिविटी के अलावा अगर और चीज़ देखा जाए तो हम जो स्पीच डिलीवर करते हैं, भाई अब किसी को भी स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया तो भाषण देना है, स्पीच देना है, तो शब्द जो निकलते हैं ना हमारी बॉडी से, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द कहाँ से डिसाइड होते हैं? फ्रंटल लोब से। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि मेमोरी जो होती है, स्मरण क्षमता, उसको कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब, वहीं पे होती है। पैराइटल लोब क्या करता है? टेम्परेचर, तापमान का एहसास करवाता है। टच, छूने का एहसास करवाता है। टेस्ट का एहसास करवाता है। ये 3 चीज़ आप याद रखें, टच, टेम्परेचर, टेस्ट, इन सब का एहसास करवाता है पैराइटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है? ये हमें एहसास करवाता है किस चीज़ का? सेंसेशन ऑफ लाइट। सेंसेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की संवेदना। प्रकाश यानी लाइट की जो संवेदना। जैसे ही हम किसी लाइट वाले रूम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एहसास होता है यहाँ कितनी तेज लाइट है। तो लाइट की जो एहसास कौन करवाता है? ऑक्सीपिटल लोब। टेम्पोरल लोब क्या करवाता है? टेम्पोरल लोब जो है ये हमें एहसास करवाता है सुनने का, या आप बोल सकते हो स्पीच अंडरस्टैंडिंग। स्पीच अंडरस्टैंडिंग यानी कोई दूसरा व्यक्ति भाषण दे रहा है तो हमारे दिमाग में कितना समझ में आ रहा है, कितना जल्दी समझ में आ रहा है, या कितना सुनाई दे रहा है, या कोई भी चीज़ सुने उसका एहसास करवाना। तो स्पीच किसी की समझना या सुनने का एहसास जो करवाता है वो कौन करवाता है? टेम्पोरल लोब करवाता है। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे फैक्ट्स हैं आपके जो कि आपको करने हैं सेरेब्रम के बारे में अच्छी प्रकार से, ठीक है? तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक बात आप यहाँ याद रखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 हेमिस्फेयर के अंदर हमारा सेरेब्रम बटा हुआ था, और इन 2 हेमिस्फेयर में से ये जो आपका राइट वाला हेमिस्फेयर था वो हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो ये आपका लेफ्ट वाला हेमिस्फेयर है वो हमारी बॉडी के राइट पार्टों को कंट्रोल करता है। इन दोनों के बीच में देखिए आपको एक गैप दिख रहा है, ये दिख रहा ना आपको ये गैप? इस गैप को कहा जाता है सैल्कस। और ये जो गैप होता है ना सैल्कस, ये जिस बच्चे के अंदर जितना ज़्यादा गैप होगा वो बच्चा उतना ही मंदबुद्धि होता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि सैल्कस, ये जो गैप होता है ये जितना ज़्यादा होगा वो बच्चा उतना ही मंदबुद्धि होगा। इस बात को आप दिमाग में रखें। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेरेब्रम जो कि पहला पार्ट था हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क का। अब आइए इसको साफ कर देता हूँ, दूसरा पार्ट हम करते हैं। इसके बाद देखें अगला पार्ट हमारे ब्रेन के अंदर जो कि फोर ब्रेन के अंदर आता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर आता है, जिसको हमने बोला था ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब यानी जिसको हम बोलते थे घ्राण पिंड। घ्राण पिंड जो है ना, ये क्या होते हैं? हमारा जो नोज है, हमारी नाक है, इसके बिल्कुल पीछे बैक मस्तिष्क के अंदर बल्ब टाइप की एक संरचना होती है। बल्ब होता है ना हमारे घरों में, वैसे ही एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। जैसे ही कोई भी चीज़ हमारे आसपास, जो खुशबू या स्मेल कोई भी चीज़ होगी हमारे आसपास, वो जैसे ही हमारे नाक के थ्रू उस बल्ब के टच करेगी, टच करते ही साथ हमें क्या होता है, हमारा मस्तिष्क हमें एहसास कराता है कि वो खुशबू कैसी है, अच्छी है, बुरी है, वो चीज़ें। तो ये हमें किस चीज़ का ज्ञान कराते हैं? ये हमें ज्ञान कराते हैं गंध का एहसास, ठीक है? यानी स्मेल या गंध का एहसास हमें कराता है कौन? ओल्फैक्टरी लोब, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप क्लियर रखेगा। सेकंड पार्ट था हमारी बॉडी का। अब थर्ड पार्ट जो है जिसको हम बोलेंगे हाइपोथैलेमस जिसको हम बोलेंगे। और हाइपोथैलेमस जो होता है ये भी हमारा फोर ब्रेन
अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। हाइपोथैलेमस का पहला काम तो ये होता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखना, यानी हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बना करके रखना। ठीक है, हमारे शरीर के ताप को मेंटेन करके रखना, नॉर्मल करके रखना, ये काम होता है पहला। दूसरा काम क्या होता है, जो भी हमारी फीलिंग वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी भावनात्मक चीज़ें होती हैं, यानी जो भी भावनाओं के कारण होती हैं, उन सभी को भी यही कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस भाग यही कंट्रोल करता है। अब फीलिंग वाली चीज़ कौन सी है, जैसे कि लव, प्यार, हेट, घृणा, सेक्स यानी उत्तेजना, और इसके अलावा जैसे कि किसी भी प्रकार का हमारा मूड हुआ, मूड मतलब जैसे डांसिंग का मूड है, गाना गाने का मूड है, खेलने का मूड है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। इसके बाद एक चौथा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। और ये थैलेमस जो भाग है हमारे ब्रेन के अंदर, ये क्या करता है, इसको कहा जाता है रिले सेंटर। इसको कहा जाता है रिले सेंटर, यानी रिले केंद्र कहा जाता है। रिले केंद्र का मतलब है कि क्या करता है, देखो रिले केंद्र का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्कूल में चले गए, एक स्कूल के अंदर जाओगे तो गेट के ऊपर, या स्कूल छोड़ो आप यूनिवर्सिटी लगा लो, बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लो, मान लो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी होती है। अब वहाँ पे फिक्स होता है कि इस बिल्डिंग के अंदर ये काम होगा, इस बिल्डिंग के अंदर ये काम होगा, स्टूडेंट के लिए यहाँ मार्कशीट मिलेगी, यहाँ रिजल्ट मिलेगा, यहाँ ऑनलाइन चीज़ें अपडेट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो अलग अलग डिविजन्स बटे होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि वो जो डिविजन्स बटे हुए हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें हमारा काम करवाने के लिए किस डिवीजन में जाना है। तो बाहर क्या होता है, एक इंक्वायरी होती है, एक इंक्वायरी, एक डेस्क लगा होता है जहाँ पे हम पहले पता करते हैं कि भाई हमें हमारे मार्कशीट के अंदर करेक्शन करवाना, तो कहाँ जाएं, वो आपको भेज देगा उस बिल्डिंग में सर। या कोई आके उससे पूछेगा भाई हमें रीअपीयर का फॉर्म भरना है, तो कहाँ जाएँ, बोलेगा सर उस बिल्डिंग के अंदर। यानी किस व्यक्ति को कहाँ भेजना है वो डिसाइड कर रहा है वो डेस्क पे बैठा हुआ व्यक्ति। उसी प्रकार से हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, जैसे कि मान लो किसी ने हमारे पैर में पिन चुभा दी, दर्द हुआ, सर्दी हो रही है तो सर्दी का एहसास हुआ, तापमान का एहसास हुआ, या इसके अलावा भी हमें कुछ सुनाई दे रहा है, सुनने का एहसास हुआ, कुछ दिखाई दे रहा है, दिखने का एहसास हुआ। तो कौन से एहसास को, कौन सी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के किस भाग के पास पहुंचाना है, वो किसका काम होता है, थैलेमस का। इसीलिए इसको कहा जाता है रिले केंद्र, यानी किस सूचना को हमारे ब्रेन के किस भाग के पास जाना चाहिए वो डिसाइड करता है थैलेमस। जैसे कि आपने देखा कि ये सारी चीज़ें किसके पास जानी चाहिए, हाइपोथैलेमस के पास। ये स्मेल वाली चीज़ कहाँ जानी चाहिए, इसके पास। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो करता है थैलेमस। तो ये हमारे 4 भाग थे जो हमारे आते थे फोर ब्रेन के अंडर में, अग्र मस्तिष्क के अंदर में। इसके बाद अब बात करते हैं मिड ब्रेन के अंडर में। ठीक है, इसके बाद आइए मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क जिसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। अभी तक हमने पढ़ा 4 ब्रेन और उसके 4 भाग जो होते थे। अब मिड ब्रेन जो होता है ये क्या करता है, इट कंट्रोल विजन एंड हियरिंग। विजन एंड हियरिंग यानी दृश्य यानी देखने की क्षमता और श्रवण यानी सुनने की क्षमता। तो देखने और सुनने की क्षमता जो होती है इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। चलिए अब आते हैं हाइंड ब्रेन जो हमारा था। हाइंड ब्रेन का मतलब है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जिसको हम बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क जो होता है इसके अंदर ही मैंने आपको 3 भाग बताए थे। एक सबसे फर्स्ट वन मैंने आपको कौन सा बताया था, सेरेबिलम मैंने बताया था, जिसको मैंने एक और भी नाम दिया था अनुमस्तिष्क, जिसको मैंने नाम दिया था। एंड सेकंड वन मैंने आपको बताया था एक पोन्स, और थर्ड वन मैंने आपको बताया था मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, मेडुला ओब्लांगाटा ही बोलेंगे। तो ये 3 भाग बताए थे। अब इनके कार्य आपको बता देता हूँ, जिसके बाद हाइंड ब्रेन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, सेरेबिलम जो हमारा है, इसी को याद रखें आप। छोटा दिमाग जो कहा जाता है ना, वो इसी को कहा जाता है, स्मॉल
ब्रेन कहा जाता है इसी को। कई बार मूवीज़ वगैरह के अंदर बोला जाता होगा कि यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है, वो इसी को कहा जाता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम में यही करके रखता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, यानी संतुलन आप बोल सकते हो इसको। हमारी बॉडी को संतुलित जो करता है वो यही करता है। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ तो गिर नहीं रहा हूँ क्योंकि संतुलन है मेरी बॉडी का, वो कौन कर रहा है, यही करता है। लेकिन आपको पता है कई बार जब कोई ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है, उसके बाद में उसका बैलेंस नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ड्रिंकिंग करने से, शराब पीने से हमारे कौन सा भाग इफेक्ट होता है, ब्रेन का, सेरेबेलम। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ड्रिंकिंग करने से, शराब पीने से हमारे ब्रेन का कौन सा भाग जो है उसको नुकसान होता है, सेरेबेलम को, इसलिए हमारे शरीर का संतुलन नहीं बन पाता। या फिर सेरेबेलम का एक और कार्य आप बोल सकते हो, जितनी भी वॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं ना, जितने भी वॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, यानी ऐच्छिक क्रियाएं जिनको आप बोल सकते हो, ऐच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जितनी भी, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। ऐच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से होती है। जैसे मेरा मन किया मुझे लिखना है, मैंने लिखना शुरू कर दिया। मेरा मन किया मुझे चलना है, मैंने चलना शुरू कर दिया। तो जितनी भी इच्छा से क्रियाएं हो रही हैं, मेरा मन किया मैं बोल रहा हूँ, तो ये भी एक अच्छी क्रिया है। तो जितनी भी अच्छी क्रियाएं होती है ना, वो सारी कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम करता है। पोन्स क्या करता है, पोन्स के बारे में बस आप इतना ही याद रखेंगे कि ड्रीमिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी सपने जो देखते हो आप, उन सब को कंट्रोल करता है पोन्स आपका, ठीक है। इसके बाद मेडुला ओब्लांगाटा जो हमारा है, ये क्या करता है, ये करता है हमारे जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस यानी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जो हम अपनी इच्छा से नहीं होती, जो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप होती रहती हैं। जैसे पलकों का झपकना है, अपने आप झपकती रहती हैं, तो ये क्रियाएं हैं। या हमारी बॉडी के अंदर देखो पाचन हो रहा है, देखिए जैसे पाचन यानी खाना खाया हमने, उसका पाचन होता है, यानी उसका डाइजेशन होता है ना, तो उसका जो पाचन डाइजेशन हो रहा है वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है। तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ओब्लांगाटा। इसके अलावा सलाइवा, लार जो है हमारी, जैसे मुख के अंदर लार स्त्रावित हो रही है, तो उसको भी कौन नियंत्रण करेगा, यही करेगा। या ब्लड प्रेशर हमारा बीपी है, उसको भी कौन कंट्रोल करेगा, यही करेगा। या रेस्पिरेशन, श्वसन, हम श्वसन जो रेट है हमारे अंदर ही अंदर, वो भी फिक्स कौन करेगा, यही करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे खाना है, खाना निगलना, उल्टी आना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लांगाटा, ठीक है। तो ये क्लियर रखिएगा, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला ओब्लांगाटा ही कंट्रोल करेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन जो था वो कंप्लीट हुआ। अब ब्रेन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक दूसरा भाग होता था जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या बोले तो मेरु रज्जु। इसका क्या कार्य होता है, मेरु रज्जु जो होता है अप्रोक्सीमेटली 42 से 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ही होती है, उसको मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं ना, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है, जिसको हिंदी में आप लोग बोलोगे प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं जिनको हम बोलेंगे, उनको कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, देखिए जैसे ही मान लो आप कहीं पे बैठ रहे हो, मान लो आप बैठे कहीं पे किसी भी जगह पे, बैठते ही साथ क्या हुआ कि जहाँ भी आप बैठे वहाँ पे मान लो कोई पिन रखी हुई थी, बैठते ही साथ पिन चुभ गई पैर में आपके। अब चुभते ही साथ बिना कुछ सोचे समझे, जब तक आपको समझ में आया कि नीचे था क्या, तो आप तब तक उठ चुके थे वहाँ से। या मान लो कि जैसे ही आपने किसी चीज़ को छू लिया, छूते ही साथ आपको पता चला गर्म है, वो गर्म हुआ तो आपने बिना सोचे समझे हाथ हटा लिया वहाँ से, नहीं एकदम से रिफ्लेक्स हो गया, जो घटना एकदम से घट जाती है। या मान लो जैसे कि आप कोई बाइक चला रहे हो, बाइक अच्छी भगा रखी है, आपने भगा रखी है, तो आगे एकदम से कोई पशु आ गया। अब पशु आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचोगे अच्छा अब उधर मोड़ लेता हूँ, ऐसा कोई टाइम नहीं होता हमारे पास। एकदम से जस्ट 2 से 4 सेकंड के अंदर एकदम से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे हम ब्रेक लगा के, वो आगे वाला ब्रेक पीछे वाला ब्रेक लगा के टेढ़ी मेढ़ी करके एकदम से निकाल लेते हैं। तो वो जो घटनाएं हुई ना कि ब्रेन को टाइम नहीं मिला सोचने का, उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो कौन कंट्रोल करता है, वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है और इसी से हमारे हाथ पैर जुड़े हुए हैं।
अब हाथ जितने भी कार्य करते हैं, पैर जो भी कार्य करेंगे, हमारी बॉडी जो भी कार्य करेगी, वो कंट्रोल तो यहाँ से होता है। लेकिन कोई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो एकदम से घट जाती हैं, तो सूचनाएं जो है ना, वो सूचनाओं को ब्रेन तक जाने का समय नहीं मिलता। वो ब्रेन की बजाय जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, यही कंट्रोल कर देता, यही बोल देता कि ऐसा ऐसा कर लो। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं जितने भी, जो एकदम से अचानक घटनाएं घट जाती हैं, उसके लिए जो हम रिएक्शन देते हैं, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, उसके लिए वो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। सो स्टूडेंट्स, ये आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना। इसके बाद एक लास्ट पार्ट हमारा आधे घंटे की कक्षा और आएगी, जिसके अंदर नर्वस सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली कक्षा के अंदर। जय हिंद।